हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आगे बढ़ गए हैं हम। और अब हम जैसे डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं कि डायोड के जो अनुप्रयोग हैं वह क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में अब हम आ गए हैं। और हमने इसमें जो दिष्टकारी था, यानी जो रेक्टिफायर था, जिसमें हमने एसी से डीसी बनाने की बात की थी, उसके बाद जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल पर्पज डायोड, एक स्पेशल पर्पज डायोड यानी विशिष्ट अनुप्रयोग पर या विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया डायोड, इसके बारे में बात करेंगे। और ये था 14-8 नंबर का पॉइंट। अगर पाठ्य पुस्तक में देखें तो ये 14-8 नंबर का पॉइंट था, जहाँ तक मुझे याद। देखो मैं अपनी, अब तुम कहोगे सर जी आपको कैसे याद है, मेरा भी यार, मैं भी ना कभी कभी रट्टा आ जाता है मेरे दिमाग में भी, मुझे भी याद आ जाता है। ये 14-7 में संधि डायोड है, ये देखो 14-8 है विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, है ना। तो ये है 14 14-8-1 और इसका नाम है जीनर डायोड। क्या नाम है इसका? जीनर डायोड। अंग्रेजी में जीनर बोल देते हैं, वैसे जेनर डायोड है ये। और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? जेनर डायोड। कौन सा डायोड है? वही है तुम्हारा अपना जाना पहचाना पीएन संधि डायोड। ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 बातें हैं। एक तो ऐसा, अब ये खास क्यों है, इसका काम क्या है। ठीक। तो हम जानते हैं, हमें पहले इसके गुणों के बारे में बात करनी है, और गुणों पर आधारित परीक्षाओं में इसमें सवाल भी आते हैं। इसका जो गुण है उस पर आधारित सवाल आते हैं इसमें। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इसकी संरचना कैसी है। ये स्पेशल पर्पज क्यों है? क्योंकि बनाया गया है इसको स्पेशल पर्पज। अब यहाँ पर जैसे रफली पहले समझ लें थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि यहाँ बीच में एक हराशी क्षेत्र होता है। एक तरफ P लगा दें, एक तरफ N लगा दें, तो ये जो बीच की जगह है देखो, ये होता है हराशी क्षेत्र। और इस हराशी क्षेत्र में इस तरफ एक N की तरफ धनात्मक आयन की एक परत होती है, और इधर इसमें ऋणात्मक आयन की परत होती है P की तरफ, है ना। और N की तरफ क्या होता है? धनात्मक आयन की परत होती है। साहब ये बड़ी जानी पहचानी सी बात है। और इसे क्या कह रहे हैं? इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन, ये तुम जानते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं हराशी क्षेत्र। हराशी क्षेत्र क्यों बोलते हैं, याद दिलवाऊं? अगर कोई आवेश इसमें से गुजरता है तो इसका नुकसान होता है बेचारे का। ये हराशी क्षेत्र टूटने लगता है, क्योंकि इसमें आवेश है भाई। कोई आवेश गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, पॉजिटिव में फंस जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका नुकसान होता है, इसलिए इसे कह देते हैं कि साहब ये हराशी क्षेत्र है। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जानते हैं कि हराशी क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र होता है। ये देखो, ये पक्की बात है, एकदम सॉलिड। और यह विद्युत क्षेत्र अगर हम ऐसा बना दें कि विद्युत क्षेत्र तो बदले, लेकिन जो विभवांतर है वह ना बदले। विभवांतर ना बदले यानी जो विभवांतर यहाँ बना हुआ है, या ये लेयर बढ़ जाए, इसे मतलब इस तरीके से जोड़ दें हम, अगर दिशी पश्च दिशी कुछ भी करके जोड़ दें कि साहब ये विद्युत क्षेत्र का मान तो बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन विभवांतर जो बनता है वह ना घटे ना बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में हम इसे कांस्टेंट वोल्टेज पे चला सकते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक। यानी ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा, यानी अचर वोल्टता, अचर वोल्टता ये दे देता है। इसका मतलब हो गया कि यह एक वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब एक कांस्टेंट वोल्टता ये दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इसे ऐसा बनाना पड़ेगा कि साहब वोल्टता जो है, विद्युत क्षेत्र का मान घटे बढ़े,
ठीक, लेकिन उससे वोल्टता पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसकी मोटाई कम ज़्यादा हो जाए, ठीक, वोल्टता पर कोई फर्क ना पड़े। अब ये होता कैसे, मान लीजिए मैं इसकी मोटाई को यहाँ छोटी सी डिस्टेंस ले लेता हूँ, साहब ये R है, ये इसकी मोटाई है, ठीक, ये वाली चीज़ इसकी मोटाई है जो घटती बढ़ती रहती है, ठीक, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ साहब V जो होता है वह है E इंटू R होता है। विद्युत क्षेत्र और E की दिशा में दूरी, ये फार्मूला है, और ये तुमने पढ़ा भी है dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr के नाम से, तुम इसे पढ़ते भी हो, दरअसल इसी की व्यवस्था को पहले समझना है। तो विभवांतर जो बना है वह विद्युत क्षेत्र और हराची क्षेत्र की दूरी, कितनी दूर तक विद्युत क्षेत्र है उस पर बना है। अब हम कह रहे हैं सर अब V हम वही रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर E बढ़ेगा तो R घटेगा। भाई जब मैं V वही रखना चाहता हूँ, V को मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, तो E बढ़ेगा तो R घटेगा, और E घटेगा तो R बढ़ेगा। इसका मतलब ये E और R आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन ये वोल्टता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब वोल्टता कांस्टेंट या वोल्टता को V को अचर रखने के लिए, V को अचर रखने के लिए या अचर बनाने के लिए ठीक, जो डॉपिंग है, जो इम्प्योरिटी है, वो दोनों में अच्छे लेवल पर की जाती है। P और N में जो मिश्रित की जाती है अपद्रव्यी अर्धचालक ये बनाए जाते हैं, तो डॉपिंग हाई की जाती है। तो पहला नियम क्या हो गया कि साहब P टाइप में डॉपिंग हाई होगी यानी उच्च होगी, ठीक, P टाइप में, और N टाइप में भी डॉपिंग उच्च होगी, हाईली डॉप होंगे, ताकि यह विद्युत क्षेत्र जो बना रहे हैं इसमें आसानी से आवेश, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उपलब्ध रहें, क्योंकि इसको बदलना है, ठीक। अब पहली चीज़ ये हो गई। अब कह रहे किस मामले में, कौन से केस में ऐसा होता है कि अचर होता है। कह रहा जब पश्च दिशिक होता है, जब पश्च दिशिक कनेक्टिविटी होती है, तब पश्च दिशिक पीएन में वोल्टता लगभग अचर होती है, ठीक, और इसका अधिकतम मान भंजन वोल्टता के बराबर होता है, भंजन वोल्टता के बराबर होता है। ये भी बात सही है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई ब्रेक डाउन वोल्टेज अधिकतम होती है, और उसमें ग्राफ से अगर देखा जाए तो बना देते हैं यहाँ पे ग्राफ भी। ये हो गया तुम्हारा वोल्टता, और ये बन गया तुम्हारा धारा जो माइक्रो एम्पियर में होती है धारा, और ये कुछ इस तरीके से सीधा ग्राफ होता है, ठीक, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो भंजन वोल्टता यहीं कहीं होती है जहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। वोल्टता अचर है ना, देखो उल्टा बना दिया मैंने इसे, धारा की तरफ ले जाना है, तो ये कुछ इस तरीके से ये मैं बना देता हूँ, ये इस तरीके से ऐसे बनेगा, देखो ये आ गया मान लीजिए, ठीक। तो वोल्टता पर ये धारा बढ़ जाएगी, देखो वोल्टता वही बनी रहेगी, धारा बन जाएगी, देखो यहाँ बना दिया। इसे क्या कहते हैं कि साहब ये है एक जेनर वोल्टेज की भंजन वोल्टता, यानी ये इसकी वोल्टता है, ये जो कि तो बनी रहती है, यानी ऐसा बनाया जाता है इसको। अब मान लीजिए इसमें अगर मैं धारा बढ़ाता हूँ, देखो धारा बढ़ा कर देखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं धारा बढ़ाता हूँ, तो धारा बढ़ने से क्या होगा कि इसका जो प्रतिरोध है वह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि V जो है वह है IR, ठीक। धारा बढ़ाई मैंने, R कम पड़ जाएगा इसका,
वी वही बना रहेगा, प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाएगा, वी उतना ही रहेगा। दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ भी दिख रहा है, देखो अगर मैं जो है इस ई को बढ़ाता हूँ आर कम हो जाएगा, ई को कम करता हूँ आर बढ़ जाएगा। कुल मिला के ये वी जो है यहाँ जो का तो बना रहता है। तो भंजन वोल्टता जो कि त्यों बनी रहे, विद्युत क्षेत्र प्रभावित हो और ये जो हराशी क्षेत्र है इसकी मोटाई प्रभावित होती रहेगी, और विद्युत क्षेत्र का लगभग जो मान है यहाँ वह होता है लगभग 10 की पावर 8 है ना, न्यूटन प्रति कूलम, या दूसरा मात्रक क्या बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों मात्रक होते हैं इसके। अगर ऐसा रहेगा तो इसकी मोटाई जो रहेगी आर है ना, वह कितनी रहेगी, ये रहेगी माइक्रोमीटर में, ये माइक्रोमीटर में रहती है, माइक्रोमीटर से कम रहती है ये। तो इससे वोल्ट बने रहेंगे, जो भी वोल्ट होंगे ई आर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, जिस वोल्ट का भी बनाना है माइक्रोमीटर में यहाँ लगा के हम इसे सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के पीछे का कारण कि वोल्टता अचर बनी रहे, उसका ये ग्राफ होता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसके गुण कहीं लिखना पड़े, कोई बात हो कि साहब ये पश्च दिशिक डायोड है, ठीक, इसमें वोल्टता अचर रहती है, अचर वोल्टता पे ये बनाया जाता है, उसका ये ग्राफ होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र बदलता रहता है और हराशी क्षेत्र की मोटाई घटती बढ़ती रहती है, विद्युत क्षेत्र घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन वोल्टता वही बनी रहती है। ठीक, प्रभावी प्रतिरोध इस सूत्र के हिसाब से धारा बढ़ती है प्रतिरोध घट जाता है, धारा घटती है प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसके हिसाब से काम करता है, ताकि ये वीजेड जनरल डायोड की वोल्टता उतनी ही बनी रहे। तो इसका मतलब हो गया कि वीजेड जो है, यानी जो वोल्टता हम दे रहे हैं वह कांस्टेंट हो गई, वह अचर हो गई। हम जिस किसी वस्तु को, जिस किसी डिवाइस को, टेलीविज़न को, मोबाइल को, किसी परिपथ को अचर वोल्टता देना चाहते हैं तो हम इस पे जोड़ देते हैं उसे। इसके साथ कहाँ जोड़ेंगे उसको, समांतर में जोड़ देते हैं। समांतर में जोड़ने का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम में लगाने से मतलब वोल्टता बराबर रहती है। ठीक, तो ये तो हुआ इसका गुण। ठीक, अब जोड़ के दिख लेते हैं इसको कि साहब इसको परिपथ में जोड़ के बताइए जनरल डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यह कैसे काम करता है। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। गुण तो स्पष्ट हो गए और आपने देख लिए, सरल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। विद्युत क्षेत्र की कोटि जो है, मैंने देखो बच्चों, मैंने विद्युत क्षेत्र की कोटि जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लिख दी है, इसको ठीक करेंगे। विद्युत क्षेत्र की कोटि में ये देखो मैंने 8 लिखा है ना, इसको 6 करो, इसको 6 कर लो, इतनी कोटि का रहता है। देखो ये, क्योंकि ये चीज़ गलत हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर। माइक्रोमीटर, और जो मोटाई है इसकी वो भी हमें थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी, 10 की पावर -6 मीटर से कम करनी पड़ेगी। तो ये जो आर है यह कम करना पड़ेगा हमें, माइक्रोमीटर से कम करना पड़ेगा। ये देखो हो गया, अब ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका काम क्या है। अब ये आ गया वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, अब उसे बना लेते हैं, उसका परिपथ बनाएंगे, समझेंगे कि परिपथ में ये चीज़ कैसे लगती है। ये चैप्टर बड़ा कूल माइंड चैप्टर है, ये कूल माइंड, ठंडे शांत दिमाग का चैप्टर है, कूल माइंड। तो जनरल डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। ठीक, अब ये बात आ जाती है मतलब वोल्टता नियंत्रक के रूप में जनरल डायोड कैसे काम करता है। तो भाई इतनी सी बात पे तुम्हें 2 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर में ये जो है 2 अंक परीक्षा में मिलते हैं, और अगर इस पर कोई जानकारी आ जाए तो 1 नंबर भी इस पर मिलता है। ठीक, ध्यान रहे
है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इसीलिए एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो यानी इसे लिख देते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, VVI, ठीक। अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसका परिपथ समझना पड़ता है, इसका प्रतीक समझना पड़ता है। तो प्रतीक कैसा हो गया, प्रतीक में क्या करते हैं अपन, वही बना लेते हैं जो बनाते हैं, जो कोई ज़्यादा प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं, सामान्य सा प्रतीक है, ऐसे, ठीक। यूँ इसे मोड़ देते हैं इस तरफ को, यूँ जेनर टाइप, है ना, और बस बना देते हैं, ये बन गया, लो ये बन गया जेनर डायोड का प्रतीक। ये देखो, ये हो गया प्रतीक। तो कोई प्रतीक आ गया, मतलब प्रतीक बताओ, दे बना दो ना, 1 नंबर मिल जाएगा फ्री में। चलिए अब बनाते हैं परिपथ, ठीक। परिपथ चित्र, क्योंकि परिपथ से हम समझा देंगे कि साहब ये कैसे काम करता है, ठीक। तो ये जेनर डायोड लगा देते हैं, पहले इसे लगा देते हैं, और इसके समांतर में हम कोई चीज़ लगा देते हैं, लोड प्रतिरोध, जिस पर कि हम इसमें जो वोल्टता है उस पर ले लेंगे, जो इसमें होगी वो उस पर भी ले लेंगे, ठीक। तो पहले हम इसी को लगा देते हैं, देखो ये लगा दिया, ओके। इसके साथ में एक लोड प्रतिरोध लगा दिया, ये लो RL, ठीक। और ये तुम्हें देखो दिख जाए, बढ़िया बढ़िया एकदम चमक जाए एकदम, ये लगा दिया, देखो ऐसे हो गया, डन। तो जो वोल्टता इसमें रहेगी वो इस RL में भी रहेगी, क्योंकि ये लोड प्रतिरोध है, यानी ये वो युक्ति है, वो डिवाइस है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, जो भी है जो तुम इसके साथ चला रहे हो। और यहाँ पर जो वोल्टता है, उस वोल्टता को क्या लिखते हैं, इसमें जो वोल्टता आ रही है उसे लिख देते हैं VZ, ऐसे निशान लगा देते हैं कि साहब ये वोल्टता इसमें है, जो कि कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद इस परिपथ को पूरा कर लेते हैं ऐसे। यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं जो कि अतिरिक्त वोल्टता को ले लेता है, इसे कहते हैं R या RS बना देते हैं इसको, ऐसे इसे RS बना देते हैं, देखो सीरीज रजिस्टर या कार्बन रजिस्टर इसका नाम है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं सप्लाई से, परिपथ को सप्लाई से जोड़ देते हैं, जो पीछे से सप्लाई आती है। सप्लाई आने में देखो P है, तो P लगेगा नेगेटिव की तरफ, ध्यान रखना ये रिवर्स बायस है, ऐसे लगाया जाता है। ये जो वोल्टता यहाँ से आती है इन सिरों के बीच में, उस वोल्टता को अपन V वोल्टता लिख देते हैं, बस। जो वोल्टता मिल रही है उसे क्या लिख रहे हैं, V मिल रही है। अब जो धारा चलती है इसमें, उस धारा को कुछ लिख सकते हैं, मान ली यहाँ से धारा आ रही, देखो पॉजिटिव से धारा निकल के जाती है, इसको I लिख सकते हैं। इसमें जो धारा जा रही है इसे क्या लिख सकते हैं, IZ लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पे क्या हो रहा है भाई, इसका कोई प्रतिरोध किसी समय पर जांच करना चाहते हो, और इसमें जो धारा जाएगी वो कम होकर जाएगी, ठीक। तो ये धारा जो है इसमें ये I माइनस IZ जाएगी, किरचॉफ के नियम से पता चल रहा है। इसमें वापस ये धारा दोनों जगह बंटती है, ये वापस यहीं पे हमें I मिल जाती है, ऐसे धारा बट गई, ठीक। तो जेनर की बात अगर करें तो जेनर में VZ IZ RZ है, यानी इससे तुम जेनर का प्रभावी प्रतिरोध निकाल पाओगे, जितनी भी धारा है इसमें वो तुम पता लगा पाओगे, ठीक। अब ये धारा लगभग 5 गुना होती है मेन धारा इस धारा की, ठीक। तो प्रयोगानुसार I जो है वह लगभग 5 गुना या 4 गुना अधिक होती है, मतलब या 5 गुना लिख सकते हैं IZ होती है। ये ध्यान रखते हैं इस बारे में, ये बना के चलना है। 4 गुना भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे। NCERT में एक उदाहरण है,
उसमें 4 गुना ले रखी है, 5 गुना ले रखी है, लगा के वैल्यू दे देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये ध्यान रखना होता है कि मुख्य धारा इसकी धारा से लगभग 5 गुना होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया इसका। अब इस पूरी वोल्टता को देखोगे, अगर इस पूरे के पूरे परिपथ में इस पूरी वोल्टता को देखोगे, ठीक, तो कैसे इस लूप में लगाओगे, तो अगर जो वोल्टेज सप्लाई है V, वह यहाँ पर जो वोल्टता है कितनी है VZ, और यहाँ पर जो वोल्टता है, क्योंकि देखिए जो वोल्टता इसमें है वो तो इसमें RL में भी है, तो दैट सी बात है, उसको समांतर क्रम में एक ही वोल्टता होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टता लिख दी मैंने, ये खर्चा हो गया पहला, इसके बाद आगे वाली लिख दूंगा मैं, ठीक। तो हो गया IRS, ठीक। VZ के बारे में पता लग गया, ठीक। उधर लोड के बारे में जानकारी लेंगे कि साहब लोड में जो वोल्टता है वह VZ है, और ये I माइनस IZ, और ये लोड है साहब, ये जो तुमने लगा रखा है ये इसका समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें भी वोल्टता वही है, धारा देखो इसमें ये आ रही है, तो ये इसका भी हो गया, पता लग गया। इसमें भी कुछ डालना चाहते हो वैल्यू इसमें भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो कहीं भी बन जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये हो गया इसका समीकरण। अब लिखते हैं, यदि V का मान बढ़ता है तो I का मान भी बढ़ता है, जिससे IRS बढ़ जाता है। किंतु VZ का मान अचर रहता है। सिंपल। अब इसको समझ लेते हैं जो कहना चाह रहे हैं, एक लाइन की बात है और कुछ नहीं है, बस परिपथ बना दिया सब ऐसा हो रहा है, प्रयोगानुसार ऐसा हो रहा है। अब ये देखना है कि V का मान बढ़ता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस V का मान बढ़ता है, ठीक, तो इसमें I का मान बढ़ जाता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाती है, ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। हेलो, हाँ जी, बस समझ में आ गया तुम्हारी कैसे कराना है ना। बस ठीक है, भी कोई बात नहीं, उसमें जाके अपना एंट्री करो, अपना शुरू करो, ठीक है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में चले जाओ, सब मिलेगा लगा हुआ, सब जो लगा पड़ा है वो मिल जाएगा, जो लग रहा है वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। ओके ओके, ठीक, ओके। तो वापस आ गया मैं वापस आ गया। तो ये बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि करंट बढ़ जाती है, ये मान जो है VZ का मान अचर बना रहता है। तो कि यहाँ VZ का मान अचर बना रहता है, तो यहाँ पर I बढ़ जाती है या इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तो ये RL प्रभावित नहीं होता, इसमें भी आपस में परिवर्तन हो जाते हैं, VZ वही बना रहता है। अब देखिए I बढ़ती है, IZ बढ़ती है, तो RZ घट जाता है, RZ बढ़ता है तो IZ घट जाती है, मान वही बना रहता है। इसके पीछे का कारण मैंने बताया था कि इसके हराशी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनाया जाता है कि वह बदल सके, हराशी क्षेत्र की मोटाई कम ज़्यादा हो सके, ठीक। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये परिपथ है, इसे अपने तरीके से अपने शब्दों में और भी सजाकर लिख सकते हैं, और इस पर अगर 2-4 लाइनें बढ़ाना चाहते हैं तो पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा थ्योरी देने वाली इसमें बात नहीं होती, क्योंकि ये बस बेसिक फंडामेंटल है एक, और प्रतीक बता दिया, और साहब ये जो है बढ़ जाता है, मान अचर, VZ का मान अचर बना रहता है। थोड़ी सी स्टोरी बना के थ्योरी में 2-4 लाइनों में इसको देना है। इसके जो मुख्य नंबर हैं वो इस समीकरण के हैं,
इस लाइन के हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई है, और इस परिपथ के हैं। 3 चीज़ों के इस पे नंबर हैं, ठीक, बाकी चीज़ों के नहीं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखेंगे आप ठीक है, जो नहीं लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझने के लिए है। अगर ये पूरी तरह आता है, अगर इसका कंसेप्ट आता है, मान लीजिए कोई कंसेप्ट यूज करते हैं आप इसका, जैसे नीट में इस्तेमाल करते हैं, है ना, नीट में, जेई में, जो भी करते हैं, तो दैट इज़ वहाँ पर फिर इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ, इस क्लास में दी गई सभी जानकारियाँ अनिवार्य हो जाती हैं कि फिर आपको सारा देखना पड़ेगा। ये भी क्या है साहब, करंट कैसे होती है, इसमें कैसे होती है, इसमें कैसे होती है, सब देखना पड़ेगा। चलिए अब इस पर एक आंकिक प्रश्न है, एनसीईआरटी में उदाहरण है, वो कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह हमारी समझ में आ जाए। तो परिपथ को बना रहने देते हैं क्योंकि परिपथ की आवश्यकता पड़ेगी, और वापस मैं आपको फिर ये समीकरण लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर है 5। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.5 14.5, दैट इज द योर क्वेश्चन। किसी जेनर नियंत्रित विद्युत आपूर्ति में नियंत्रण के लिए जेनर में वोल्टता 6 वोल्ट है, यानी जो VZ है वो बताया गया 6 वोल्ट। ये वाला जो VZ है, ये वाला VZ, तो VZ इधर देखा जाए तो जेनर में है, इधर देखा जाए तो लोड प्रतिरोध में है, के साथ जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। लोड धारा का मान, लोड धारा का मान, ये है लोड धारा, ये होती है लोड धारा, ठीक। तो लोड धारा का मान ये है 4 मिली एम्पियर, तो मिली को बदल लो, देखो ये आ गया एम्पियर में, मिली बदल दिया मैंने, ठीक है। निवेशी वोल्टता, जो वोल्टता दी जाती है निवेशी वोल्टता है। तो निवेशी वोल्टता ये कह रहे साहब 10 वोल्ट हम देने वाले हैं, ठीक। श्रेणी प्रतिरोधक RS का मान ज्ञात कीजिए, RS का मान ये पूछ रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद RS में कुल प्रवाहित धारा, RS में कुल प्रवाहित धारा, तो कह रहे हैं साहब ये 5 गुना धारा होती है लगभग, यहाँ पे अगर जो धारा है इस धारा का ये गुना धारा लगभग 5 गुना होती है। ये 4 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है ना, तो ये जो है इसको ठीक से जांच करेंगे कि ये चीज़ जो है इसमें आपस में कुछ संबंध है। तो ये जो धारा है IZ, ये लगभग इसका 5 गुना है, तो कुल मिला के 6 गुना पहुँचेगी यहाँ पे। अब अगर हम देखें ये कितना है, ये वाली है, देखिए। अब अगर IZ की बात करूं तो IZ जो है 4 गुना 5 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर में पहुंचेगी। अब ये धारा जा रही है यहाँ से और ये जा रही है डायोड से, तो कुल मिला के दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो I का मान जो है लगभग आ जाएगा 24 गुना 10 की घात -3 एम्पियर, ये आ जाएगा। तो धारा मिल गई हमें। अब इसमें वोल्ट कितना है, अगर हम इसके वोल्ट की बात करें तो इसमें वोल्ट कितना है, तो यहाँ से जाने वाला कुल वोल्ट है हमारे पास 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में से जेनर में कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। तो इसमें जो वोल्ट मिल रहे हैं, इसमें RS में वोल्ट, इसमें जो वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें 4 वोल्ट, ये मिलेंगे हमें 4 वोल्ट, ऐसे। यानी बिल्कुल सीधा समीकरण है, IZ, या ऐसे लिख देता हूँ VZ प्लस IRS, ये समीकरण तो था, देखो जरा जांच करो। तो ये कितने वोल्ट हैं, ये 10 हैं, ये 6 हैं, तो देखो IRS कितने आ गए, IRS यानी इसमें वोल्ट आ रहे हैं 4 वोल्ट, बस वही दिख रहा है साफ साफ। यानी कुल वोल्ट में से जेनर वाले घटा दो तो इसके आ जाएंगे। अब इसमें मुझे
आर एस की वैल्यू चाहिए, तो आर एस की वैल्यू हो गई 4/आई। आई कितना है 24 और 10 की पावर -3, तो ये देखो ओम में आ जाएगा मेरा उत्तर। ये हो जाएगा 4000/24 ओम में आ जाएगा ये उत्तर। काट सकते हैं, काट के छोटा कर लो। 4000/24 हो तो 8 पंजे 40, ये 500 हो गया। 8 तिया 24, तो ये कितना हो गया 167 ओम। ये हो गई आर एस की वैल्यू। ठीक, तो जो भी धारा यहाँ है इसकी लगभग 5 गुनी यहाँ होती है। ठीक, तो यहाँ कितनी थी 4, यहाँ कितनी होगी 20, तो 4 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24 मिली एम्पियर की धारा है। यानी इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, अब कोई खास बात नहीं है। आई जेड है, ये आई माइनस आई जेड है। फिर से वही लिख देता हूँ एक बार, कन्फ्यूज़न ना हो। प्रयोगों के हिसाब से जो चीज़ लिखी जाती है आई माइनस आई जेड का, इसे पीछे भी चेक कर लेना मैंने सही से लिखा भी कि नहीं। वीडियो में पीछे जाके देखना मैंने कहीं 4 का नंबर उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया। 5 गुना ये होती है आई जेड। अब इस समीकरण को फाइनल करें, 5i है ना, इसका 5 गुना आई जेड, ठीक है, प्लस ये हो जाएगी 6i जेड, है ना, ये आ गई। देखो इस तरीके से रिलेशन भी होता है। ठीक, अब आई हो आई जेड हो, यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक, पीछे जाके देखना मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था वीडियो में, पीछे थोड़ा पीछे हट के देखेंगे। मैंने एक चीज़ लिख के दी थी, इतना गुना 5 गुना 4 गुना मैंने लिख के दिया था ना वहाँ पे, उसे मिला लेना, 4-5 गुना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था जेनर डायोड। ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी जेड वगैरह लगा के ठीक से इसको पक्का सॉल्व करें, सर्किट परिपथ पर देख के इसको अच्छे से सॉल्व करें। नंबर ये रहा 14/5, उदाहरण है पक्का, इसको डन कर लेना। ठीक है, ओके, सही। तो ये फाइनल हुआ जेनर डायोड। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं अगला डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ। ओके।